बच्चों एक बार फिर पुनः मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः फिर आप लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। गुरुओं को नमन करते हुए मैं आज जो वर्णमाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे उस पर आज हमें विस्तृत चर्चा करनी है। आज हम स्वरों का और व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, अर्थात आज हम हिंदी का जो वर्णमाला टॉपिक है उसकी पूरी चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए। कल हमने बच्चों पढ़ा कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं हमारे, ठीक है, और कितने वर्ण हैं टोटल हिंदी वर्णमाला में। आज उसी क्रम में हम हिंदी स्वरों का वर्गीकरण आज हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हेडिंग डालिए हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो कल हमने स्वरों का उच्चारण स्थान तो कर लिया था, एक बार मैं पुनः फिर बता देता हूं आप लोगों को कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान था। तो इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। इन दोनों का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। इन दोनों का उच्चारण किससे होता है? हमारा ओष्ठ से होता है। इसका उच्चारण किससे होता है बेटा? मूर्धा से होता है। इन दोनों का उच्चारण किससे होता है? कंठ तालव्य से होता है। और इन दोनों का उच्चारण किससे होता है? कंठोष्ठ होते हैं दोनों। कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसी के साथ में अब हम हिंदी स्वरों के वर्गीकरण को हम चल रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण है। तो पहला इसमें जो पॉइंट्स डालना है हमें बेटा, वो डालना है जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर। जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर। तो यहां पर हम स्वरों को तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं हमारे। पहला प्रकार है बेटा हमारा अग्रस्वर, दूसरा है केंद्रीय स्वर, और तीसरा है बेटा मध्य स्वर। सॉरी, केंद्रीय स्वर का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? मध्य स्वर। और तीसरा प्रकार होता है बेटा हमारा पश्च स्वर। ठीक है, आप जानते हैं अग्र, अग्र से मतलब क्या होता है? जीवा का जो अग्र वाला भाग होता है, जीवा है, जीवा के द्वारा ही सारा होता है अग्र भाग, मध्य वाला भाग, और पश्च मतलब पीछे वाला भाग, जो तालु को स्पर्श कर रहा है हमारा। कल जिस पर हमने चर्चा की थी, तो अग्र भाग में हमारे क्या है? जीवा का अग्र भाग जहां पर सक्रिय होता है, जिन स्वरों को उच्चारण करने में जीवा का अग्र भाग सक्रिय होता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इसमें हमारा क्या होता है? छोटी, बड़ी, ए और आई, ये क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे अग्रस्वर कहलाते हैं। कौन कौन से? ई, ए, आई। देखो जीभ का अग्र वाला भाग हमारा सक्रिय हो रहा है। ठीक है, अब केंद्रीय मध्य स्वर क्या होता है? आ हमारा क्या होता है? केंद्रीय मध्य स्वर होता है। ठीक है, और पश्च स्वर में क्या होता है हमारा? बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे देखो अग्रस्वर में कितने वर्ण है हमारे? चार वर्ण है, छोटी, बड़ी, ए, ऐ। और केंद्रीय स्वर में क्या है? एक वर्ण है हमारा आ। और पश्च स्वर में हमारे क्या है? पांच वर्ण है हमारे, आ, उ, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे पांच वर्ण है यहाँ पर। हमारे टोटल कितने हैं हमारे? 10 वर्ण है।
लेकिन इसमें क्या है बेटा, हमने पढ़ा था री से री नहीं होता है, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या है, अग्रस्वर की बात करनी है, ठीक है। अग्रस्वर या केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर की, मतलब जीवा के द्वारा जिनका उच्चारण हो रहा है, तो वो यहाँ पर जीवा से उच्चारित नहीं होता, मूर्धा से होता है, तो उसका वर्णन यहाँ पर नहीं है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अग्रस्वर, जहां पर जिन वर्णों का उच्चारण जीवा का अग्रभाग नुकीला वाला भाग सक्रिय होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। केंद्रीय मध्य स्वर मतलब बीच वाला सेंटर वाला भाग जहां पर सक्रिय होगा वहां पे हमने केंद्रीय स्वर बोलते हैं उनको। पश्च स्वर मतलब पीछे वाला भाग, जो जो तालु से इंगित करता होता है पिछला वाला भाग, तो वहां पर क्या पश्च स्वर होता है हमारा। अ, छोटी बड़ी ए और ऐ क्या है, हमारे अग्रस्वर है। और केंद्रीय मध्य स्वर कौन सा है, हमारा आ है। और पश्च स्वर क्या है, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ भी हमारे क्या है, पश्च स्वर है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, अगला पॉइंट डालते हैं हम। दूसरा पॉइंट है ओष्ठाकृति के आधार पर वर्ण। ओष्ठाकृति के आधार पर वर्णन। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं बेटा, ये इसके भी दो प्रकार होते हैं, वृत्तामुखी स्वर और दूसरे होते हैं बेटा अवृत्तामुखी स्वर। पहला कौन सा होता है बेटा, वृत्तामुखी स्वर, और दूसरा कौन सा होता है हमारा अवृत्तामुखी स्वर। आप जानते हैं, मैथ में आपने पढ़ा ही होगा, ऐसे गोल घेरे को क्या कहते हैं, वृत्त बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो होठ है हमारे, उनका आकार क्या है, गोलाकार आकार में हो जाता है, उनको क्या कहते हैं बेटा, हम वृत्तामुखी स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ गोल नहीं होते उन्हें अवृत्तामुखी स्वर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखना है, नोट कर लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है उन्हें वृत्तामुखी स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, वृत्तामुखी स्वर कहते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये क्या है बेटा, हमारे वृत्तामुखी स्वर होते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ क्या है, हमारे वृत्तामुखी स्वर होते हैं, ठीक है। अब लगे ए, अब मैंने बताया था अ लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या, जिनमें हमारे का ए का मतलब रहित, मतलब गोल ना हो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे, अवृत्तामुखी स्वर कहेंगे। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, अवृत्तामुखी स्वर। परिभाषा लिख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता है उन्हें हम अवृत्तामुखी स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ऐ, ये क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे अवृत्तामुखी स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, हम अवृत्तामुखी स्वर कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट डालना है बेटा हमारा, मुखाकृति के आधार पर वर्णन। मुखाकृति के आधार पर वर्णन, मुखाकृति के आधार पर वर्णन। तो यहां पर क्या है हमारा,
पहला है समृद्ध स्वर, पहला क्या है बेटा हमारा समृद्ध स्वर, और दूसरा है इसमें बेटा अर्ध समृद्ध स्वर। देखो बेटा संवर्त काट होता है मुख का बंद होना। संवर्त काट क्या होता है बेटा? मुख का बंद होना। जब जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख जो है थोड़ा सा बंद हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? समृद्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम समृद्ध स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं हमारे बेटा? छोटी, बड़ी, छोटा और बड़ा। ये क्या कहलाते हैं? हमारे समृद्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? समृद्ध स्वर कहलाते हैं। और समृद्ध जिनमें क्या है? मुख आधा बंद रहता है। हमारे कितने होते हैं बेटा? ये दो हैं हमारे, ए और ओ। क्या है हमारे? अर्ध समृद्ध स्वर है। क्या है बेटा? हमारे अर्ध समृद्ध स्वर है। मैं एक मिनट, हाँ ठीक है। अगला है हमारा तीसरा पॉइंट, यहां पे बना लो बेटा, विवृत स्वर। और चौथा बना लो बेटा अर्ध विवृत स्वर। एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा यूपीएसआई के लिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी देख लें यहाँ पर, और जो टीएसटी पीएसटी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। या तो समृद्ध स्वर पूछ लेगा, या अर्ध समृद्ध स्वर पूछ लेगा, विवृत स्वर पूछ लेगा, या अर्ध विवृत स्वर पूछ लेगा। ठीक है। अब जो है जो जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, केंद्र स्वर, वहां से क्वेश्चन कम आयु पूछ रहा है। अब यहाँ पर मुखाकृति के आधार पर या ओष्ठाकृति के आधार पर हमसे स्वरों का वर्गीकरण पूछ रहा है, स्वरों का उच्चारण पूछ रहा है। ठीक है, वहां से आपको देखना है, वहां से क्वेश्चन इस समय वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो विवृत का अर्थ होता है थोड़ा कम, यानी कि समृद्ध से थोड़ा कम खुलना, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है हमारा जो है उससे थोड़ा सॉरी, समृद्ध का अर्थ होता है बंद होना, विवृत का अर्थ होता है खुला होना। जब हमारा मुख समृद्ध से ज्यादा मतलब अधिक खुलता है तो उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। और अर्धविवृत क्या कहते हैं? जिनमें थोड़ा विवृत से थोड़ा विवृत से थोड़ा कम खुले, उन्हें क्या कहेंगे हम? अर्धविवृत स्वर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ क्या है? हमारा विवृत स्वर है। आ क्या है? हमारा विवृत स्वर है। और अर्धविवृत में क्या है? ए औ, ए औ, ए औ और आ। ए औ और आ हमारा क्या है? अर्धविवृत स्वर है। ए औ और आ हमारा क्या है? अर्धविवृत स्वर है। और विवृत स्वर आ हमारा क्या है? विवृत स्वर है। ए और ओ क्या है? हमारा अर्ध समृद्ध स्वर है। और समृद्ध स्वर में छोटी, बड़ी ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ है। ये हमारा मुखाकृति के आधार पर चार प्रकार से समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर का वर्गीकरण यहाँ पर हो जाता है। स्वरों से यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आपसे पुट अप होते हैं। ठीक है, अब आगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर। यहां पर थोड़ा सा नोट कर लेना, समृद्ध का अर्थ होता है बंद होना, और विवृत का अर्थ होता है बेटा खुला हुआ होना, खुला होना। ठीक है, यहां पर क्या है? मुख हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा मतलब रहेगा खुला हुआ ध्वनि, जिससे बाहर मतलब फेफड़ों के द्वारा वायु जो मुख विवर से बाहर निकल सके, इसमें थोड़ा कम होगा। यहाँ पर विवृत में क्या? मुख पूरा खुल जाएगा। देखो आप ई, देखो होठ हमारे बंद आ रहे हैं, अंदर की तरफ होठ हमारे वो आ रहे हैं। और देखो आ में मुख हमारा पूरा खुल के आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा अर्ध मतलब आधा हो जाता है, और यहाँ पे क्या थोड़ा सा मतलब और
कम होगा। ठीक है, ये यहां पर आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। हेडिंग डालो बेटा, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब यहां पर क्या था, आप लोगों ने पढ़ रखा था कि व्यंजन जो है हमारे या मैं इसको ऊपर लिख देता हूं यहां पर। ये यहां पर मैं व्यंजनों को लिख रहा हूं जिससे आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए कि हम किस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं इसको क्या का वर्ग कहते हैं, इसको बेटा हम चा वर्ग कहते हैं, इसको हम टा वर्ग कहते हैं, इसको हम ता वर्ग कहते हैं और इसको हम पा वर्ग कहते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है हमारे। ठीक है, और ये क्या है बेटा, हमारे ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, व्यंजनों का वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट डालिए बेटा, घोषत्व के आधार पर। आपसे क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा कि घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का प्रकार होते हैं। मैं एक बार पुनः क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा कि घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार होते हैं। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से बेटा, अघोष, ठीक है, और दूसरा होता है घोष या सघोष। ठीक है, अघोष क्या होता है, थोड़ा परिभाषा में लिख लो। अघोष क्या होता है, परिभाषा में लिखो। देखो सीधी बात समझो, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन होना। घोष का अर्थ क्या होता है बेटा, स्वर तंत्रियों में कंपन होना। जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अघोष वर्ण कहते हैं। तो यहां पर आपको दिखना है हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष में लिखना है बेटा आपको। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण। पहला और दूसरा वर्ण कौन कौन सा होगा, देखो यहां समझो, ये पहला वर्ण है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो ये वाले हमारे हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे अघोष कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे अघोष कहलाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, अभी मैं उच्चारण स्थान यहाँ पे बताऊंगा आपको, तो क्लियर करूंगा। तो जिन हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो ऊष्म वर्ण से तीनों शाह हैं हमारे, जो ऊष्म वर्ण से तीनों शाह हैं हमारे, वो भी हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे अघोष कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या है,
घोष, घोष का अर्थ होता है स्वर तंतुओं में कंपन होना। परिभाषा नोट करो, घोष का अर्थ होता है स्वर तंतुओं में कंपन होना, अघोष का अर्थ होता है कंपन ना होना, वाइब्रेट ना होना। तो यहाँ पर क्या है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा और हा, या, रा, ला, वा और हा, ये वर्ण क्या कहलाते हैं हमारे बेटा, या, रा, ला, वा और हा वर्ण क्या कहलाते हैं हमारे, घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, घोष वर्ण कहलाते हैं। और यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेना, यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेना, और सारे स्वर, और सारे स्वर, स्वर कितने हैं बेटा हमारे 11, कितने कहलाते हैं हमारे, ये घोष वर्ण कहलाते हैं हमारे, घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं हमारे। ये ध्यान रखना है आपसे, यहाँ से क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ थोड़ा सा। देखो तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो गया, पहला दूसरा वर्ण हमारा ये हो गया। ठीक है, अब देखो उच्चारण करके देखो इसको, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ठीक है, यहाँ पे कंपन नहीं हो रहा। आप देखो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, यहाँ पर हल्का सा कंपन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है, घोष या सघोष कहलाता है। और हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है हमारा बेटा, अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, अघोष कहलाता है। ठीक है, अब आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी हमने कहा घोषक के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है बेटा इसका, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर भी हमारे दो हैं, दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, और घोषत्व के आधार पर भी दो प्रकार का होता है। तो प्राणत्व के आधार पर पहला है बेटा हमारा अल्प प्राण वर्ण, और दूसरा होता है बेटा महाप्राण। पहला क्या होता है बच्चों, अल्प प्राण, और दूसरा क्या होता है बेटा, महाप्राण। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब ताकत। जिन वर्णों के उच्चारण करने में, फिर देखो इसमें अल्प प्राण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमें कम मलघात लगाना पड़ता है, यानी कि कम ताकत लगानी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। और महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब ताकत। जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमें ज्यादा बलाघात लगाना पड़ता है, उन्हें हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, महाप्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, हाँ, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है हमारा, अल्पप्राण है। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है हमारा, महाप्राण है। तो देखो अल्पप्राण में क्या है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण तथा, तथा बताओ जल्दी से, कमेंट्स करो जल्दी से, तथा कौन सा, तथा, तथा अंतस्थ व्यंजन, कौन सा, अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं हमारे, अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। और महाप्राण में क्या है बेटा, महाप्राण में क्या है, महाप्राण में क्या होता है, हर वर्ग का, हर वर्ग का, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण तथा, तथा ऊष्म व्यंजन,
तथा उस व्यंजन क्या कहलाते हैं हमारे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे महाप्राण कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है हमारा अल्पप्राण कहलाता है। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा महाप्राण कहलाता है। अब देखो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है अल्पप्राण है। देखो क ग अंग च ज य। अब देखो इसको देखो यहाँ पे क ख खा हमारे में ज्यादा ताकत लग रही है, ग घा में ज्यादा लग रही, तो ये क्या है हमारा महाप्राण वर्ण बन जाएगा। ठीक है, यहां से आपको देखना है एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन जाएगा। ये पूछेगा घोषक के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हैं। तो घोषक के आधार पर हमारे व्यंजन दो प्रकार के हैं और प्रांत के आधार पर आपसे क्वेश्चन पता करेगा तो कितने प्रकार, दो प्रकार के हैं। घोषक के आधार पर क्या है अघोष और सघोष है, और प्रांत के आधार पर क्या है अल्पप्राण और महाप्राण है हमारा। क्या है अल्पप्राण और महाप्राण है हमारा। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा अभी और वर्गीकरण करते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए इसको। अंतस्थ व्यंजनों को वर्गीकरण देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को वर्गीकरण देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है अंतस्थ वर्ण में हमारा अर्धस्वर। पहला क्या है बेटा हमारा अर्धस्वर। तो आपसे क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा कि निम्नलिखित में अर्धस्वर है, तो ध्यान रखना या और वा दो हमारे वर्ण कौन से होते हैं हमारे अर्धस्वर होते हैं। या और वा क्या होते हैं हमारे अर्धस्वर होते हैं। अभी मैं इस पे यहाँ पे चर्चा करूंगा, अभी आपको बताऊंगा क्या होता है अर्धस्वर। दूसरा क्या है हमारा पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण या ध्वनि भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। पार्श्विक होता है बगल या साइड से, मतलब जिस वर्ण को उच्चारण करने में जीवा की दोनों तरफ से बराबर से साइड से, मतलब गालों के दोनों तरफ से हवा बाहर निकल कर आती है, उन्हें पार्श्विक वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और लय हमारा पार्श्विक वर्ण है। लय हमारा क्या है पार्श्विक वर्ण है। विगत कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। विगत कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक ध्वनि क्या है। तो लय हमारा पार्श्विक वर्ण है। तीसरा यहाँ पर बनता है हमारा अर्धस्वर से ही अंतस्थ व्यंजन। तीसरा पॉइंट बनता है हमारा यहाँ पर कि लुंठित ध्वनि कौन सी है, लुंठित ध्वनि कौन सी है या लुंठित वर्ण कौन सा है। तो ध्यान रखना रा हमारा क्या होता है, रा हमारा क्या है लुंठित वर्ण कहलाता है। रा हमारा लुंठित होता है लुढ़कते हुए आना, यानी कि जिस वर्ण को उच्चारण करने में फेफड़ों के द्वारा वायु जब मुख विवर से बाहर निकल कर आती है तो वो लुढ़कते हुए आती है, एक फ्लो के साथ बाहर निकल कर आया। का उच्चारण सीधा करा बाहर निकल कर आया, लेकिन क्या है लुंठित वर्ण के उच्चारण करने में फेफड़ों के द्वारा वायु जब मुख विवर से बाहर निकल कर आती है, फेफड़ों के द्वारा वायु जब मुख विवर से बाहर निकल कर आती है तो वो लुढ़कते हुए आती है। जैसे आपने देखा है कि कोई चीज लुढ़कती आएगी तो ऐसी रा वर्ण का उच्चारण करते रा एक फ्लो के साथ बाहर नहीं निकलता बल्कि क्या लुढ़कते आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा लुंठित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लुंठित वर्ण कहते हैं। अब देखो अर्धस्वर क्यों कहा गया, अर्धस्वर आधा स्वर। देखो यहाँ पर क्यों, क्योंकि ई और आ मिलके क्या बनता है हमारा या बनता है, ऊ और आ मिलके क्या बनता है हमारा बेटा वाह बनता है। ई और आ मिलके या बनता है, ऊ और आ मिलके क्या बनता है वाह बनता है। आ की हमारी कोई मात्रा नहीं है, एक स्वर रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम अर्धस्वर कहते हैं। यहाँ पर अब देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखो हमने सब लिखा है यहाँ पे अति प्लस अल्प। क्या लिखा बेटा अति प्लस अल्प। तो ई और आ मिलके क्या बन जाते हैं या, और शब्द बन जाएगा हमारा अत्यल्प। क्या बन जाएगा शब्द हमारा अत्यल्प। देखो या बन गया हमारा। ऐसे ही एक शब्द और ले लेते हैं सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प। तो ऊ और आ मिलके क्या बना हमारा वाह, और शब्द बन जाएगा हमारा यहाँ पे स्वल्प। देखो वाह बन गया हमारा। तो दोनों क्या अर्धस्वर है हमारे यहाँ पर, ठीक है। और संधि कौन सी है दोनों वर्णों में बेटा, यण संधि है। कौन सी संधि है हमारी, यण संधि है।
क्योंकि या और बा से पहले कहीं पर भी अगर आधा व्यंजन आ रहा है, या और बा से पहले कहीं पर भी आधा व्यंजन आ रहा है, तो वहां पर हमारी क्या होती है, यण संधि होती है। कौन संधि होती है, यण संधि होती है। ठीक है, अब यहां पर इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। थोड़ी और चर्चा करते हैं आगे। हम वर्णमाला को पुनः एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, साथ ही साथ में कि हिंदी शब्दकोश में कहां पर रखा हुआ है, कहां पर हिंदी शब्दकोश में रखा हुआ है वर्ण है हमारा। तो देखो मैं यहां पर वर्णमाला लिख देता हूं पुनः एक बार फिर से। ये बेटा हमारे वर्ण है। द्विगुण व्यंजन से हमारा कोई उच्छिष्ट व्यंजन जो वर्ण होते हैं उनसे कोई वर्ण स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हिंदी शब्दकोश में कहां पर कौन सा वर्ण है। तो यहाँ ध्यान रखना कि जैसे हमारी अंग्रेजी की डिक्शनरी होती है, अंग्रेजी का शब्दकोश होता है, तो उसमें क्या है, जैसे हमारी अंग्रेजी की जो वर्णमाला है वो क्या है, ए बी सी डी इस क्रम में चलती है हमारी। ठीक है, लेकिन क्या है कि हिंदी की जो वर्णमाला है हमारी, आज ये क्रम इसमें रखा हुआ है, लेकिन क्या है कि जैसे वहां पर पहला वर्ड क्या होगा अंग्रेजी में, ए से शुरू होगा, बी से शुरू होगा, सी से, इस टाइप से क्रमबद्ध लगे हुए होंगे। लेकिन हमारी हिंदी वर्णमाला में जो हिंदी का जो शब्दकोश है वो इसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि हमारा जो पहला वर्ण है आ से स्टार्ट ना होगा, किससे स्टार्ट हुआ है, अनुस्वार से स्टार्ट हुआ है। किससे हुआ है, अनुस्वार से हुआ है। फिर यही क्रम सारा का सारा आगे चलता रहेगा। फिर का के, फिर हमारे क्या है, विसर्ग से कोई वर्ण नहीं होगा, संस्कृत के वर्णों के साथ में रहेगा। इस काल में का रखा हुआ होगा तो का के बाद में सीधा क्या है, खा नहीं रखा हुआ होगा। क्या होगा, खा नहीं रखा हुआ होगा। का के तुरंत बाद में क्या रखा हुआ होगा, हमारा छा रखा हुआ होगा। जा के तुरंत बाद में ज्ञा रखा हुआ है। ता के तुरंत बाद में त्रा रखा हुआ है। और शा के तुरंत बाद में क्या रखा हुआ है, शा रखा हुआ है। तो पहला वर्ण कौन सा है, हमारा अनुस्वार है, ना कि आ है। और अंतिम वर्ण क्या है हमारा, हा है। और हा को याद रखना, हा को हम जो है काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण या जीवा मूल्य वर्ण भी कहते हैं, जीवा मूल्य वर्ण भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पर कि हा हमारा काकल्य वर्ण भी है और जीवा मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हर वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, हर वर्ग का पंचमाक्षर और अनुस्वार कहां से, नासिका से उच्चारित होते हैं। कहां से, नासिका से, नाक से उच्चारित होते हैं। हर वर्ग का पंचमाक्षर अंग, या, ना, मा, और अनुस्वार कहां से, नाक से उच्चारित होते हैं, हमारे नासिक के वर्ण कहे जाते हैं हमारे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है हमारा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने कल बात की थी, दो द्विगुण व्यंजन थे, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन से, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से थे, ढे और डे, कौन कौन से थे हमारे द्विगुण व्यंजन थे। ध्यान रखना, हिंदी शब्दकोश में इन दोनों शब्दों से कभी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है, इन दोनों से कभी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। शब्द प्रारंभ इन दोनों से होता है, ये शब्द के मध्य में आएंगे या अंत में आएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन भट्टी में पूछा जाए कि ढोलक शब्द कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, इन दोनों में से कौन सा
शुद्ध है? बताओ कौन सा शुद्ध है? तो ध्यान रखना कि इन दोनों से कभी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होगा, तो ये शब्द जात है, ये शब्द हमारा शुद्ध है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है द्विगुण व्यंजन को उच्चिप्त व्यंजन और ताड़नजात व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आज एक नए जोश नई उमंग के साथ में आज आपकी क्लास को रखा गया है। अब आगे धीरे धीरे सारी क्लासें आपकी विधिवत इसी तरह से चलती रहेंगी और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें आप और अपने मित्र मंडली में सभी लोगों को इसको शेयर करें। अब आपको इधर उधर भटकने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई मैराथन महामैराथन कोई क्लास नहीं है। बच्चा उतना पढ़े जितना सुटेबल हो। आप ये नहीं के साथ 2 घंटे की वीडियो बनाए 3 घंटे की, दिमाग एक निश्चित अवस्था में ही काम करता है, उसके बाद में काम करना बंद कर देता है। तो आपके लिए 30, 40, 50 मिनट तक की वीडियो ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है। कम खाना ज्यादा अच्छा रहता है। इस तरह से पढ़े, आप उतना पढ़े जितना आपके लिए सुटेबल हो और जितना आप अपने मन मस्तिष्क में उसको बिठा सकें। ज्यादा फालतू पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और सटीक पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।